नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। इससे पहले की क्लासों में हमने नदियों के बारे में कंप्लीट कर लिया था, माउंटेन्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मध्य प्रदेश का, तो जिसमें हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। तो पहली चीज याद रखना कि ये जो जलवायु का टॉपिक रहेगा यहाँ पर, ये फैक्चुअल बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है, पूरे का पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रहता है। तो इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कि इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्या हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा वगैरह की अगर हम बात करें तो उन चीजों का बहुत कम यूज होता है। सारे का सारा टॉपिक वो है कॉन्सेप्ट के ऊपर रहता है। कोई भी इसके अंदर खास थ्योरी की हमें जरूरत नहीं पड़ती, किसी सिनॉप्सिस की किसी भी प्रकार की थ्योरी की या पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे का पूरा टॉपिक समझने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये क्लाइमेट का टॉपिक आपका हमेशा के लिए तैयार रहेगा। तो इस मध्य प्रदेश की जलवायु की अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चंस आपके प्री एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो प्री एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मेंस की दृष्टि से भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। प्री के अंदर भी जलवायु से संबंधित जो सामान्य टॉपिक हैं वही आपके दिए हुए हैं। कोई खास इसमें स्पेशल टॉपिक नहीं है, सामान्य टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मेंस के हैं। तो मेंस के अंदर जो आपका दिया हुआ है उसमें आपको 3 टॉपिक पर सबसे ज्यादा काम करना होता है। एक तो आपका ऋतुओं का टॉपिक दिया हुआ है, मध्य प्रदेश की ऋतुएं। दूसरा मध्य प्रदेश के अंदर तापमान, और तीसरा दिया हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर वर्षा का वितरण, वर्षा वितरण। तो सीजन्स के बारे में दिया हुआ है, टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है और वर्षा वितरण के बारे में यहां पर दिया हुआ है। यही सारी चीजें लगभग आपके प्री एग्जाम में भी आपसे पूछी जाती हैं। ऋतुएं, तापमान, वर्षा का वितरण वगैरह पूछा जाता है। जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, जैसे हम जलवायु प्रदेशों की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश के कितने जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में नहीं दिया है। हम इस क्लास के अंदर मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों की भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वर्षा से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो ऋतुएं, तापमान तो पढ़ना है, मेन टॉपिक हमारा इसमें रेनफॉल का रहता है। तो रेनफॉल से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और जलवायु प्रदेश और कोपेन का जलवायु परिवर्तन वर्गीकरण हमें यहां पर स्पेशली अलग से पढ़ना है। देखें जरा, तो सबसे पहले यहां पर हम स्टार्ट करते हैं जलवायु को। तो मध्य प्रदेश की जलवायु, तो सबसे पहले हमें यहां पर यह याद रखना है कि किसी भी राज्य, देश या विश्व की जलवायु की जब स्टडी की जाती है तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि उस राज्य या देश या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु विशेषता यहां पर पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जलवायु की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो सबसे पहले हमें यही चीज सीखना है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और ये जलवायु भारत की जलवायु का, यहां पर यह भी याद रखेंगे कि जो भारत की जलवायु है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जलवायु अलग से नहीं है, ये भारत की जलवायु का ही पार्ट है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की जलवायु की ही एक विशेषता है। तो यहां पर सबसे पहले जैसे मान लो कि हम मेंस के अंदर एक क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसे सिद्ध कीजिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु ट्रॉपिकल क्लाइमेट मानसून है। इसे आपको प्रूफ करना है कि ये आखिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है। तो इस चीजों को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उष्ण कटिबंध, या इससे पहले भी एक चीज ये देखेंगे कि किसी भी
तो इसको 3 सिनेरियो में देखो हमें पढ़ना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें विश्व जलवायु में थोड़ा सा अध्ययन करना होगा इसका। तो सबसे पहले विश्व जलवायु में अध्ययन करेंगे, फिर इसको भारतीय जलवायु के साथ जोड़ेंगे और फिर इसी जलवायु की तुलना हम किससे करेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु से। इतनी बात क्लियर हुई। तो पहले वर्ल्ड क्लाइमेट के आधार पर इसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो कहां से निकल कर आते हैं, वर्ल्ड से। तो वर्ल्ड से पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेने होंगे, उसके बाद भारत की जलवायु को पर इसको अप्लाई करेंगे और जो जलवायु भारत की मिलेगी, तो यहां पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो भारत की जलवायु का ही पार्ट है। तो जो भारत के अंदर जलवायु मिलेगी वही सेम जलवायु हमें मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। अब यहां पर हमें यह याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र में जो जलवायु का निर्धारण किया जाता है या जलवायु प्रदेशों का जो निर्धारण किया जाता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में जलवायु प्रदेश का जब निर्धारण किया जाता है कि ये कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है, तो पहले हम ये देखते हैं कि विश्व स्तर पर ये कैसे निर्धारित होता है, भारत में कैसे निर्धारित होता है और मध्य प्रदेश में कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो अगर हम भारत के अंदर इसकी बात करें तो भारत के अंदर इस जलवायु का जो विश्व के अंदर इस जलवायु का जो निर्धारण है वो अक्षांश के आधार पर किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है, अक्षांशों के आधार पर। तो विश्व की जलवायु का जो निर्धारण किया जाता है वो अक्षांशों के आधार पर किया जाता है, लैटिट्यूड्स के आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर डिसाइड करेंगे हम, लैटिट्यूड के बेस पर आधारित, लैटिट्यूड के बेस पर इसको निर्धारित करते हैं। लेकिन भारतीय जलवायु का जो निर्धारण किया जाता है वो हिमालय की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। तो भारतीय जलवायु को जो निर्धारित करता है वो हिमालय यहां पर निर्धारित करता है, और जो जलवायु की विशेषता भारत की मिलती है वही विशेषता हमें मध्य प्रदेश के अंदर भी मिलती है। तो अब हमें यह समझना है कि विश्व जलवायु के आधार पर निर्धारण कैसे किया जाता है और हिमालय भारत की जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो देखें, समझे जरा। तो सबसे पहले यहां पर हम वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करेंगे, विश्व जलवायु की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहां पर वर्ल्ड क्लाइमेट की बात की जाए, विश्व जलवायु की बात की जाए, तो विश्व के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किस आधार पर हम करते हैं, अक्षांश के आधार पर। तो अक्षांश के आधार पर हम विश्व की जलवायु का निर्धारण करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं अक्षांश के आधार पर, लैटिट्यूड के बेस पर। तो विश्व के अक्षांश के आधार पर जब जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है तो इसमें जो सबसे डिवाइडेशन का मुख्य आधार होता है वो विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से उत्तर का जो भाग है, देखो जरा, तो 0 डिग्री से उत्तर कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से नीचे कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध के नाम से और 0 डिग्री के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और यहां पर एक स्थिति आपको मिलती है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी के नीचे एक स्थिति मिलती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पर हम याद रखेंगे कि जब जलवायु प्रदेशों को विश्व स्तर पर निर्धारित किया जाता है तो 3 तरीके से किया जाता है। तो पहला जो निर्धारण होता है वो कर्क रेखा के आधार पर, और जो दूसरा निर्धारण होता है वो 66.5 डिग्री के आधार पर किया जाता है, और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री याद रखेंगे। और या फिर अगर आपको मोटा मोटा याद रखना हो तो 0 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री और 60 से 90 डिग्री, ये मोटा मोटा आप याद रख सकते हो। तो जो हम 0 से 30 डिग्री का क्षेत्र निर्धारित करते हैं यहां पर, तो ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है 0 से 30 डिग्री के बीच का जो बेल्ट, इस 0 से 30 डिग्री के पूरे क्षेत्र के अंदर तापमान ज्यादा रहता है। तो इस पूरे बेल्ट को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का पहला जो जलवायु प्रदेश होता है वो कौन सा होता है, ट्रॉपिकल जोन। तो पहला जो जलवायु प्रदेश विश्व में निर्धारित किया जाता है वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा।
इसके ऊपर का जो क्षेत्र है जो लगभग आपको 66.5 डिग्री के बीच में मिलता है, तो इस 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा शीतोष्ण जलवायु कहलाता है या शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में कहेंगे इसको टेम्परेट जोन। सेम यहां पर मिलेगा टेम्परेट जोन आपको। तो ये दूसरा जलवायु क्षेत्र है और इसके ऊपर की जो जलवायु है उसको पोलर क्लाइमेट कहा जाता है। तो ये आपका पोलर जोन कहलाता है, ध्रुवीय जलवायु। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जलवायु के 3 टाइप हमें मिलते हैं। पहला जो टाइप मिलता है वो उष्ण कटिबंध का मिलता है, दूसरा जो टाइप है वो शीतोष्ण का मिलता है, और तीसरा जो टाइप है वो ध्रुवीय जलवायु का मिलता है। इनको निर्धारित करने का आधार मोटा मोटा याद रख लेंगे तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र, ये 30 डिग्री से दोनों गोलार्धों में रहेगा। 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र, ये 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र। तो इस तरीके से हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं विश्व जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया जाता है, जिसे 3 उपभागों में डिवाइड करते हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री उष्ण कटिबंध, 30 से 60 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध और 60 से 90 के बीच में पोलर क्लाइमेट पाया जाता है। अब हमें क्या करना है कि इसी जलवायु के अंदर हमें अपने भारत की स्थिति को देखना होता है। तो आप जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो हमें कर्क रेखा पर मिलती है। तो भारत की जो स्थिति है हमारे इंडिया की वो हमें कहां पर मिलती है? कर्क रेखा पर भारत की स्थिति हमें मिलती है। तो अगर भारत कर्क रेखा पर स्थित है तो विश्व जलवायु के हिसाब से भारत में 2 प्रकार की जलवायु पाई जानी चाहिए। तो यहां पर देखिए एक बार भारत की स्थिति को। देखो, अगर इसी चीज को हम इंडिया में लेकर आते हैं तो वर्ल्ड के बाद अगर हम इंडिया में इस चीज का यूज करते हैं तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो भारत 0 डिग्री से उत्तर में कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहां पर 23.5 डिग्री की एक रेखा मिलती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा पर हमें भारत की स्थिति मिलती है। तो ये भी हम जानते हैं कि 0 डिग्री से नीचे का जो क्षेत्र है, 0 डिग्री के नीचे का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, और 0 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए भारत के अंदर, तो इस हिसाब से अगर हम जाएं तो भारत के अंदर 2 प्रकार के जलवायु प्रदेश हमें मिलने चाहिए। तो कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध। तो मतलब यहां पर आपको टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा और यहां पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। तो मध्य प्रदेश भारत की जलवायु को अगर हम विश्व जलवायु के साथ कंपेयर करें और अक्षांशों के आधार पर अगर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं तो भारत के अंदर 2 प्रकार की जलवायु मिलती है। एक कहलाती है शीतोष्ण कटिबंध और एक कहलाती है शीत उष्ण कटिबंध। तो भारत 2 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के या 23 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंध, और 30 से ऊपर का क्षेत्र किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। तो इस आधार पर मध्य भारत के अंदर 2 प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। तो पूरा याद रखेंगे कि विश्व स्तर पर जलवायु का निर्धारण अक्षांशों के आधार पर किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की जलवायु को निर्धारित किया जाता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय जलवायु। और भारत इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 जलवायु प्रदेश हमें मध्य प्रदेश में भारत में देखने को मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। लेकिन फिर भी हम, जैसे हमारा क्वेश्चन था कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, तो हम शीतोष्ण कटिबंध का यूज नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई टोपोग्राफी है, कोई लोकल फेनोमेना है, कोई लोकल चीजें हैं जो भारत की जलवायु को निर्धारित करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जलवायु का निर्धारण अक्षांश के आधार पर नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई लोकल टोपोग्राफी भारत की जलवायु को निर्धारित करती है। तो इसका मतलब है कि कौन सा कारक है जो भारत की जलवायु का निर्धारण करता है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं भारतीय जलवायु का निर्धारक। तो कौन है इसका कर्ता धर्ता? तो भारतीय जलवायु का निर्धारक कौन है, या इसको यह भी कह सकते हैं कि कौन है जो इसको प्रभावित कर रहा है।
तो सामान्यतः विश्व स्तर पर जलवायु को अक्षांशों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि विश्व की जलवायु को किस आधार पर डिसाइड किया जाता है तो हम कहेंगे लैटिट्यूड के बेस पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जलवायु को किस आधार पर हम निर्धारित करते हैं तो लैटिट्यूड के बेस पर निर्धारित नहीं करते, बल्कि कोई और है जो इसकी फिरकी ले रहा है। तो वो फिरकी लेने वाला कौन है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख फैक्टर जो है, जो सबसे प्रमुख जो फैक्टर है जिसके आधार पर हम जलवायु को निर्धारित करते हैं वो है हिमालय। तो हिमालय की उपस्थिति ही भारत की जलवायु का निर्धारण करती है। अब किस तरीके से करती है उस चीज को समझते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा, नीचे 0 डिग्री रहेगी यहां पर। तो कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। लेकिन भारत की जलवायु इस उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा नहीं है, केवल उष्ण कटिबंध का हिस्सा है। तो इस जलवायु के 2 प्रदेशों को सिंगल रीजन में कौन कन्वर्ट करता है? हिमालय। कैसे कन्वर्ट करेगा उस चीज को समझते हैं। तो भारत के उत्तर में ही हमें किसकी स्थिति मिलती है? तो भारत के उत्तर में ही हमें हिमालय की पोजीशन देखने को मिलती है। तो यहां पर हमें किसकी उपस्थिति मिलेगी? हिमालय की उपस्थिति देखने को मिलती है। और इसी हिमालय की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि जो साइबेरियन कोल्ड विंड है, तो इसके उत्तर में कुछ हवाएं चलती हैं जिनको कहा जाता है साइबेरियन कोल्ड विंड। शीत पवने, कोल्ड विंड, शीत पवने। तो जो साइबेरियन कोल्ड विंड है जब ये इस क्षेत्र में प्रवेश करते को, अगर यहां पर हम हिमालय को हटा दे, एक बार सोचो कि आप यहां पर हिमालय की उपस्थिति को हटा दो तो ये साइबेरियन कोल्ड विंड हमारे इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगी। तो पूरे क्षेत्रफल में क्या होगा? उष्ण का, शीतोष्ण का प्रभाव दिखाई देगा। तो ये क्लाइमेट तो शीतोष्ण का है, लेकिन यहां पर हमें शीतोष्ण जैसा फील नहीं हो रहा है। अगर हम इस क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं तो हमें यहाँ पर ठंडी नहीं लगती, यहाँ पर हमें शीतोष्ण जैसे इफेक्ट दिखाई नहीं देते, भले ही ये शीतोष्ण क्षेत्रफल के अंतर्गत आ रहा है। तो कौन है जो शीतोष्ण के प्रभाव को नगण्य कर रहा है, जीरो कर रहा है? तो वह है हमारी साइबेरियन विंड। तो ये साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं जब हिमालय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो हिमालय क्षेत्रों से टकराकर यहां से रिटर्न हो जाते हैं। तो हिमालय क्षेत्रों से टकराकर ये पवनें क्या करती हैं? वापिस हो जाती हैं। तो वापिस हो जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत में इन साइबेरियन विंड का प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो अगर इन साइबेरियन विंड का प्रभाव यहां पर नहीं आएगा तो यहां पर शीतोष्ण का प्रभाव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा और उष्ण का प्रभाव यहां पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये बल आता तो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है, लेकिन इसमें शीतोष्ण कटिबंध की विशेषताएं देखने को नहीं मिलती, बल्कि सारी की सारी जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं, वो उष्ण कटिबंध के ही दिखाई देते हैं। इसलिए हम समूचे भारत को एक ही जलवायु प्रदेश में काउंट करते हैं, वो हमारा उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो जिसका कारण क्या है? हिमालय। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि भारत अक्षांशों के आधार पर 2 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत की जलवायु को केवल एक ही जलवायु प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है, जो है उष्ण कटिबंध, जिसका प्रमुख कारण है हिमालय इन साइबेरियन विंड को भारत में आने से रोक देता है। तो ये हिमालय का इंपोर्टेंस हो गया। तो इन साइबेरियन विंड के कारण शीत का प्रभाव नगण्य हो जाता है और उष्ण का प्रभाव पूरे भारत के अंदर हमें दिखाई देता है। तो क्लियर हो गया। तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला फैक्टर कौन सा है? हिमालय। और विश्व की जलवायु को निर्धारित करने वाला फैक्टर कौन सा है? वो है आपका अक्षांश के आधार पर। अब हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश इसी जलवायु के अंतर्गत स्थित है। तो मध्य प्रदेश भी हम जानते हैं कि इसी कर्क रेखा पर स्थिति हमें किसकी मिल जाती है? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश भी इसी जलवायु प्रणाली का ही भाग है, अलग से तो क्लाइमेट है नहीं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति हमें इसी कर्क रेखा पर मिलती है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर भी क्या मिलनी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। वैसे तो मध्य प्रदेश भी शीतोष्ण और उष्ण के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु को हम क्या बोलेंगे? उष्ण जलवायु। जैसे भारत की जलवायु को क्या बोला जाएगा? उष्ण जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु भी क्या कहलाएगी? उष्ण जलवायु कहलाएगी। तो इस चीज से सिद्ध हो गया
कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसकी आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले स्टार्टिंग करेंगे हम विश्व से, कि विश्व स्तर पर जलवायु का निर्धारण अक्षांशों के आधार पर किया जाता है, जिस आधार पर हम 3 जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा ध्रुवीय जलवायु। भारत इसी जलवायु तंत्र का एक हिस्सा है, अर्थात भारत कर्क रेखा पर स्थित है, या कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती, इसलिए भारत के अंदर भी उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध की स्थितियां दिखाई देती हैं या देखने को मिलती हैं। फिर हम बताएंगे किंतु भारत के अंदर हिमालय की उपस्थिति के कारण, या ये कह सकते हैं कि भारत की जलवायु को अक्षांश के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि हिमालय की उपस्थिति के आधार पर भारत की जलवायु का निर्धारण होता है। कारण क्या है कि हिमालय साइबेरियन विंड को या साइबेरियन शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिस कारण उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंध का प्रभाव नगण्य हो जाता है और उष्ण कटिबंध का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस कारण पूरे समूचे भारत के अंदर उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमें क्वेश्चन मध्य प्रदेश का करना था, तो इतना लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जलवायु तंत्र का ही एक पार्ट है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु का ही एक पार्ट है। केवल मध्य प्रदेश का नाम वहां पर लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपका पूरे का पूरा विश्व या मध्य भारत की जलवायु के आधार पर होगा। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत की जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो इस चीज को हम यहां पर प्रूफ कर चुके हैं कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत को मध्य प्रदेश की क्यों कहा जाता है। दूसरा फैक्टर आता है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, या मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। तो जब आप इस चीज को पूरा एक्सप्लेन कर लोगे तो दूसरा हम सॉल्यूशन देंगे यहां पर किसका, मानसूनी जलवायु का, कि मानसूनी जलवायु क्यों बोला जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको मानसून को एक्सप्लेन करना होगा, या फिर इसकी जगह पर एक शब्द यूज किया जाता है मानसूनी पवनें। तो सबसे पहले हमें किसको एक्सप्लेन करना होगा, मानसूनी विंड को एक्सप्लेन करना होगा, मानसून विंड को एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर क्लियर करेंगे मानसून विंड का मतलब क्या होता है। तो मानसूनी जलवायु को समझाने से पहले आपको मानसूनी पवनों के बारे में समझाना होगा। तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जलवायु या मध्य प्रदेश की जलवायु एक प्रकार से मानसूनी जलवायु है। इस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि मानसूनी जलवायु से तात्पर्य मानसूनी पवनों की जलवायु से। अब मानसूनी पवनों का मतलब क्या होता है, तो मानसूनी पवनों का मतलब अगर सिंपल याद रखें कि अगर शॉर्टकट में हम लिखना चाहें तो ऋतु परिवर्तन के साथ, तो अगर किसी में ऋतु परिवर्तन होता है तो इस ऋतु परिवर्तन के साथ अगर पवनों की या वायु की दिशा में, पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, पवनों की दिशा में परिवर्तन, तो अगर जलवायु ऋतु परिवर्तन के साथ मान लो अगर कोई सीजन चेंज हो रहा है, तो सीजन चेंज होने के साथ साथ अगर विंड के डायरेक्शन में चेंज हो जाए, विंड के डायरेक्शन में भी अगर चेंज होता है, तो उस प्रकार की विशेषता को क्या कहा जाता है, मानसूनी पवनें कहते हैं। तो अगर कोई पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं तो वो मानसूनी पवनें कहलाती हैं, और भारतीय जलवायु के अंतर्गत ये मानसूनी पवनों की विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो मानसूनी पवनें हैं ये भारत में वास्तव में है या नहीं है। तो पहले तो हम ये समझाएंगे कि पहले तो उष्ण कटिबंध को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। जब आप पूरा उष्ण कटिबंध एक्सप्लेन करेंगे तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप मानसूनी जलवायु को एक्सप्लेन करेंगे कि मानसूनी जलवायु से तात्पर्य मानसूनी पवनों की जलवायु से है, जिसमें ऋतु परिवर्तन के साथ अगर कोई पवन अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तो वो मानसूनी पवनों की विशेषता कहलाती है। भारत की जलवायु में कि अगर ऋतु परिवर्तन के साथ ये परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। तो एक बार क्लियर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये देखते हैं कि जब सूर्य की किरणों का उत्तरायण होता है, सूर्य की किरणों का उत्तरायण,
तो सूर्य की किरणों का एक उत्तरायण की स्थिति देखते हैं और सेकंड हम यहां पर देखते हैं सूर्य की किरणों का दक्षिणायन। तो इन दोनों के आधार पर आप परिवर्तन देख सकते हो, सूर्य की किरणों का दक्षिणायन। दक्षिणायन का मतलब होता है साउथवर्ड शिफ्टिंग। तो जब सूर्य की किरणों के उत्तरायण की बात की जाती है तो उत्तरायण कब स्टार्ट होता है उस चीज को एक बार समझ ले। तो भारत के मैप के साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करके यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, अब क्लियर आपको दिख जाएगा। तो अगर हम इस चीज को भारत के मैप पर अप्लाई करें, देखो, तो भारत के मध्य से हम जानते हैं कि कर्क रेखा होकर गुजरती है और भारत के नीचे हमें जो स्थिति मिलती है वो 0 डिग्री की स्थिति मिलती है। तो सूर्य की किरणों के उत्तरायण का मतलब होता है कि जब सूर्य की किरणें मार्च में 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 21 मार्च को 21 मार्च, तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत होती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मैं एक क्लास के अंदर ये पूरी की पूरी शिफ्टिंग आपको समझा दूंगा, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो 21 मार्च की स्थिति में सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत होती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जैसे ही 21 मार्च के बाद ये किरणें आगे बढ़ती हैं तो इसी स्थिति को कहा जाता है उत्तरायण। तो उत्तरायण की स्थिति का मतलब होता है जब सूर्य की किरणें 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध की ओर शिफ्ट होती हैं। कब होती हैं? 21 मार्च के बाद। तो जैसे ये शिफ्टिंग स्टार्ट होती है तो हम ये कह सकते हैं सूर्य के उत्तरायण के कारण उत्तर भारत की ओर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो इस कारण से उत्तर भारत में मिलता है हमें हाईएस्ट टेम्परेचर और इंडियन ओशियन के अंदर मिलता हमें लोएस्ट टेम्परेचर। तो हम कहेंगे कि 21 मार्च के बाद जब सूर्य की किरणों का उत्तरायण प्रारंभ होता है तो इस उत्तरायण के कारण उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और हिंद महासागर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और इस स्थिति में उत्तर भारत के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर और हिंद महासागर के अंदर लोएस्ट टेम्परेचर की स्थापना होती है। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का विपरीत संबंध होता है। अगर इस जगह पर हाईएस्ट टेम्परेचर है तो हाईएस्ट टेम्परेचर में क्रिएट होता है लो प्रेशर और यहां पर अगर लोएस्ट टेम्परेचर तो लोएस्ट टेम्परेचर में बनता है हाई प्रेशर। और विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गतिशील होती है। तो यहां पर जो विंड का डायरेक्शन है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो विंड का डायरेक्शन होगा तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा? तो विंड जो मूव करेगी, यहां पर जो पवनें मूव करेंगी वो कहां जाएंगी? तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मतलब ये समुद्र है तो समुद्र से किधर जा रही है? स्थल की ओर। तो सूर्य के उत्तरायण के कारण, और ये सीजन कौन सा कहलाता है? ये सीजन है ग्रीष्म ऋतु का। यहां लिख लेना कौन सा सीजन है? ये ग्रीष्म ऋतु। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रीष्म ऋतु का सीजन है तो इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर भारत के अंदर पवनों की दिशा क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो पवनों की दिशा है वो समुद्र से या समुद्र से किस तरफ है? लैंड की ओर है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर पवनों की दिशा किधर है? समुद्र से स्थल की ओर है या हिंद महासागर के उच्च वायु दाब से उत्तर भारत के निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलती हैं। लेकिन जब सूर्य के दक्षिणायन की बात करते हैं, जब दक्षिणायन की स्थिति में जाएंगे हम लोग, तो दक्षिणायन में हम ये देखेंगे देखो, तो दक्षिणायन का प्रारंभ होगा उस चीज को समझ लेते हैं। ये कर्क रेखा है तो दक्षिणायन स्टार्ट होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से वापस 0 डिग्री पर पहुंचती हैं। तो देखो यहां से शिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी, तो यहां से जो शिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी वो इस तरीके से बढ़ी थी। मार्च से हमने स्टार्ट किया था, तो मार्च से स्टार्ट करते हैं, जून तक की स्थिति यहां देखने को मिलती है। जून के बाद यहां से जब वापिस आते हैं इस जगह पर, तो जब रिट्रीट होती है सूर्य की किरणें, तो जून के बाद आती है यहां पर जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर। तो 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर वापस पहुंच जाती हैं और जैसे भूमध्य रेखा से ये नीचे बढ़ती हैं तो इसी को बोलते हैं दक्षिणायन। तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? दक्षिणायन।
और ये फाइनली शिफ्ट हो जाती हैं कहाँ तक, और ये शिफ्ट होती है हमारी मकर रेखा तक। तो फाइनली ये कहाँ पहुंचती है, मकर रेखा पर। और मकर रेखा में किस तारीख में पहुंचेंगे, सितंबर में यहाँ पर है, अक्टूबर में यहाँ, नवंबर में यहाँ, तो दिसंबर के महीने तक ये कहाँ पहुंच जाती हैं, मकर रेखा पर स्थापित हो जाती हैं। अब हम कहेंगे कि जब सूर्य की किरणों का दक्षिणायन होता है तो उत्तर भारत में टेम्परेचर धीरे धीरे, तो उत्तर भारत का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है, कम होने लगता है। तो दक्षिणायन की स्थिति में टेम्परेचर भारत का क्या है, कम होने लगता है। उत्तरायण की स्थिति में हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ता है, और दक्षिणायन की स्थिति में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ यहां तक। तो अब यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे लो टेम्परेचर स्थापित होने लगेगा। तो हम कहेंगे जब दक्षिणायन होता है तो तापमान धीरे धीरे कम होता है और उत्तर भारत के अंदर निम्न तापमान की स्थापना होने लगती है, और इंडियन ओशियन का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहां पर हो जाता है हाई टेम्परेचर। तो उत्तर भारत में कन्वर्ट हो गया लो टेम्परेचर और दक्षिण भारत में बन गया हाई प्रेशर। यहां ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर में बन गया हाई टेम्परेचर। अब प्रेशर का रिलेशन आप जानते हैं कि अगर किसी जगह पर लो टेम्परेचर तो वहां पर बनेगा हाई प्रेशर, और अगर कहीं पर हाई टेम्परेचर तो वहां बनेगा लो प्रेशर। तो विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां पर जो पवने हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पवने हैं वो हाई प्रेशर से किधर मूव करेंगी, लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे। तो विंड का जो डायरेक्शन है ये कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु के अंदर विंड का जो डायरेक्शन है वो किधर हो गया, तो वहां पर क्या आता, सी टू लैंड। तो यहां से चलने लगी लैंड से सी। तो लैंड पर क्या है, तो हम कह सकते हैं स्थल के उच्च वायु दाब से किधर चलती हैं, समुद्र के लो प्रेशर। यहां पर भी यूज कर सकते हैं। सी के हाई प्रेशर से किधर चलती हैं, लैंड के लो प्रेशर की ओर। तो आप देखोगे कि शीत ऋतु में विंड का डायरेक्शन सी टू लैंड है, सॉरी ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में लैंड टू सी है। तो यही हमने कहा था कि ऋतु परिवर्तन के साथ अगर कोई पवने अपनी दिशा में परिवर्तन कर दे, ऋतु परिवर्तन मतलब अगर ग्रीष्म ऋतु है तो उसका डायरेक्शन कुछ और होगा। तो भारत के अंदर हम समझ चुके हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु आती है और जो शीत ऋतु है, तो जैसे ये ऋतु में परिवर्तन होगा, ये ऋतुएं आपस में जब एक्सचेंज हो जाएंगी तो पवनों की दिशा में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो शीत ऋतु में जो डायरेक्शन है वो कैसे चलेगा, तो शीत ऋतु का डायरेक्शन, सॉरी ग्रीष्म ऋतु का डायरेक्शन वो क्या था, सी टू लैंड, और ग्रीष्म ऋतु का जो शीत ऋतु का जो है वो क्या है, लैंड टू सी। तो शीत का लैंड सी टू लैंड है और यहां पर लैंड टू सी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मानसूनी जलवायु से या मानसूनी पवनों से प्रभावित है। इसलिए मानसूनी शब्द अरबी लोगों के द्वारा या अरबी भाषा का दिया गया शब्द है, जो केवल भारतीय क्लाइमेट के लिए ही यूज किया जाता है। विश्व में इस प्रकार की जलवायु को सिडो मानसून के या छद्म मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ये प्योर असली रियल जो मानसून मिलता है वो केवल भारत के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। इसलिए भारत की जलवायु के लिए मानसूनी शब्द का यूज किया जाता है। तो अब पूरा क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसे सिद्ध कीजिए, तो हमें पहले उष्ण कटिबंध को एक्सप्लेन करना होगा। उष्ण कटिबंध को विश्व से स्टार्ट करेंगे अक्षांशों के आधार पर, फिर भारत में हिमालय की उपस्थिति के आधार पर उष्ण कटिबंध की स्थापना करवाएंगे, और फिर मध्य प्रदेश के साथ उसको लिंक करेंगे। उसी प्रकार से फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप मानसूनी जलवायु को एक्सप्लेन करेंगे, और मानसूनी जलवायु को विश्व की जलवायु के साथ कंपेयर करके उसकी दिशा परिवर्तन बता के सूर्य की किरणों के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ भारत में ऋतु परिवर्तन कराएंगे, और फिर विंड के डायरेक्शन को चेंज करके भी दिखाएंगे। और फिर हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि भारत वास्तव में ही एक मानसूनी जलवायु की प्रणाली का पार्ट है, और मध्य प्रदेश के साथ इसको हम लिंक कर लेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु इसी जलवायु तंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जा सकता है। क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, दोबारा से देखें तो मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करा दे रहा हूं। तो भारत मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इस चीज को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें पहले किसे एक्सप्लेन करना होगा, पहले हमें उष्ण कटिबंध को एक्सप्लेन करेंगे। तो उष्ण कटिबंध को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम विश्व जलवायु का संदर्भ लेंगे। तो इसकी जो फॉर्मेटिंग बनेगी वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं।
तो कैसे इसका फॉर्मेट बनाएंगे? पहले विश्व जलवायु को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। जब विश्व जलवायु को एक्सप्लेन करेंगे, किस आधार पर? अक्षांश के आधार पर। तो अक्षांश के आधार पर 3 टाइप की जलवायु को आप यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। दूसरा, इसी संदर्भ को आप लेकर आएंगे कहां पर? भारत की जलवायु में। तो भारतीय जलवायु को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो पहले इसमें विश्व जलवायु को एक्सप्लेन करेंगे। विश्व जलवायु प्रदेश को लेकर जाएंगे यहां पर, और इस विश्व जलवायु प्रदेश को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे, कौन सा फैक्टर इसको प्रभावित करता है, और उस कारक का नाम यहां पर बताएंगे, वो है हिमालय। उसके बाद हिमालय का जो कार्य है वो बताएंगे, हिमालय किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से जलवायु का निर्धारण करता है। और उसके बाद तीसरे में इसका निष्कर्ष बता देंगे। तो निष्कर्ष का मतलब ये फाइनल निष्कर्ष नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट का निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के आधार पर हमें क्लियर हो जाएगा कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी तुलना आप मध्य प्रदेश की जलवायु के साथ करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु इसी उष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक पार्ट है। तो इस तरीके से एक सिंपल फॉर्मेटिंग होगी। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि इस मानसूनी जलवायु शब्द को यूज करेंगे। तो पहले इसमें स्टेप क्या होगा हमारा? तो पहले स्टेप के अंदर हम मानसूनी पवनों को एक्सप्लेन करेंगे, मानसून विंड को एक्सप्लेन करेंगे। जब आप मानसून विंड को एक्सप्लेन करेंगे तो भारतीय स्थिति को बताएंगे। तो भारतीय स्थिति को जब आप बताएंगे तो इसमें आप दोनों ऋतुओं को बताएंगे। तो इसमें आप ग्रीष्म ऋतु में एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा आप शीत ऋतु एक्सप्लेन करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में हम उत्तरायण की बात करते हैं, तो आप इसका उत्तरायण यूज कर सकते हैं, साउथवर्ड शिफ्टिंग, और इसमें हम दक्षिणायन यूज करेंगे, साउथवर्ड। तो ये नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी और ये आपकी साउथवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। और जब ये नॉर्थ और साउथ को चेंज करोगे तो विंड के डायरेक्शन भी आप चेंज कर दोगे। तो विंड डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना होगा दोनों में। तो दोनों में क्या करेंगे? विंड के डायरेक्शन बता देंगे। और नॉर्मली हम जानते भी हैं कि इसका जो विंड डायरेक्शन है वो आपका सी से किधर चलता है? सी टू लैंड चलता है। और इसका जो डायरेक्शन है वो लैंड से सी चलता है। बस इनका जो रीजन है, कारण क्या है, वो आपको समझाना होगा। और कारण के लिए आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थिति को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये अगर आप इतना कर देते हैं और फिर इसकी तुलना आप किसके साथ करेंगे? मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु में आप इसको जोड़ देंगे तो आपका ये क्वेश्चन भारत या मध्य प्रदेश से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के अंदर आप दोनों ही जलवायु प्रदेशों को जोड़कर मध्य प्रदेश की जलवायु के साथ तुलना करके इसका एक प्यारा सा निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में केवल ये देखा कि भारत की जलवायु या मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो हमारा आंसर था उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और मैंने प्रूफ दैट करके आपको बताया कि भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। अब एक चीज इसमें और समझ लेते हैं जो हमेशा कंफ्यूजन करती है। तो जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनरेज हैं, तो इन सनरेज की शिफ्टिंग कैसे होती है उसको एक बार आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। सनरेज की जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो इसको एक बार देखो, वर्ल्ड क्लाइमेट में पूरा समझा दे रहा हूं। अगर हम सन की स्थिति के सापेक्ष इसकी तुलना करें, ठीक है, मोटा मोटा मैं समझाऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो सन के सापेक्ष अगर हम पृथ्वी की स्टडी करते हैं तो 4 तरीके से हमें पृथ्वी की स्थिति देखने को मिलती है। एक स्थिति हमें जो इस प्रकार से दिखाई देती है, इस स्थिति में आप देखोगे कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में हैं और यहां पर सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ती हैं। तो ये सेंटर से आप विषुवत रेखा निकाल सकते हो और ये सेंटर से विषुवत रेखा। तो इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में लंबवत हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं तो वो कब होती हैं? तो उसकी डेट आप याद रख सकते हो, जो है आपकी 21 मार्च। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और इसके अपोजिट जाएंगे तो ये मकर रेखा है। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून, उल्टा लिख लिया मैंने डेट, यहां पर 21 जून लिखना है यहां पर। तो 21 जून
मार्च नहीं आएगा, 21 जून याद रखेंगे। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो जून के बाद यहां से जब आप बढ़ेंगे तो जून के बाद जाएंगे जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और सितंबर में आप यहां पर पहुंच जाएंगे। सितंबर के बाद फिर बढ़ेंगे अक्टूबर, फिर नवंबर, तो दिसंबर के महीने में। तो इसका मतलब यहां पर जब सूर्य की किरणें पहुंचेंगी तो वो 22 दिसंबर को पहुंच जाएंगी। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कितनी बात क्लियर हुई यहां पर? तो अब आप यहां पर ये देखेंगे कि 22 दिसंबर को या 21 मार्च को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर हैं। तो जब ये स्थिति आती है सितंबर मंथ की, तो सूर्य की किरणें 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर पहुंचती हैं। ठीक है, मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक को, ये ऋतुओं का टॉपिक आएगा तो उस समय मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो ऋतु वाले टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। और यहां पर भी जाएंगे तो ये स्थिति भी किसकी होती है? भूमध्य रेखा की। तो दो स्थिति में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, एक सितंबर के मंथ में, और उसके बाद देखोगे ये 21 मार्च, ये 23 सितंबर रहता है और ये 21 मार्च रहता है। तो अब आप देखोगे मार्च में सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर हैं और सितंबर में भी सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर हैं। तो मार्च से ये किधर बढ़ता है? तो जब आप मार्च से आगे बढ़ेंगे तो पहला मंथ आएगा अप्रैल, दूसरा मई, उसके बाद तीसरा मंथ जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर आप इस साइड जाएंगे तो पहले जनवरी, फिर फरवरी। तो ये 12 मंथ का पूरा कैलेंडर कंप्लीट होता है। तो ये मोटा मोटा आप रफ आइडिया एक याद रख सकते हैं। बस अभी इतना याद कर लो कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, और मार्च और सितंबर के महीने में भूमध्य रेखा पर रहती है। मैं यहाँ पर एक बार अलग से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पूरा सिनॉप्सिस बना के बिना उसके करवा रहा हूँ। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये है आपका विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर अगर लंबवत हैं तो किस मंथ में रहेंगी? तो मैं मार्च से स्टार्ट कर देता हूं। तो मार्च में या 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत हैं। इस चीज को यहां से समझते जाना, ये वाली पोजीशन है। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां पर है? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा से जब ये आगे बढ़ेंगी सूर्य की किरणें, तो ये भूमध्य रेखा है जहां पर पृथ्वी के सेंटर में पड़ता है। जैसे ही भूमध्य रेखा से इधर जाएंगे तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि कर्क रेखा कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पर ये बढ़ेंगी किस तरफ? उत्तरी गोलार्ध की ओर। तो ये उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगी, नदन हेमिस्फीयर की ओर बढ़ेंगी, और इसी को हम कह देते हैं कि क्या हो गया? इसका उत्तरायण प्रारंभ हो गया। ठीक है, नॉर्थ शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है इनकी। अब नॉर्थ शिफ्टिंग कब स्टार्ट हुई? मार्च के बाद। तो मार्च के बाद बीच में 2 मंथ और आएंगे। एक आएगा आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद एक मंथ आएगा मई, और मई के बाद जो सूर्य की किरणें हैं ये फाइनली पहुंच जाएंगी जून में। 21 जून को कर्क रेखा पर। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कहां शिफ्ट हो चुकी हैं? कर्क रेखा पर। तो यहां से आप देखेंगे विषुवत रेखा पर थी, तो विषुवत रेखा से जैसे ही शिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी ये रेखाएं कहां पहुंच चुकी हैं? कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पहुंच जाती हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून में यहां पर पहुंच जाते हैं। अब जून के बाद से क्या होगा? तो जून के बाद क्या होता है कि सूर्य की किरणें फिर वापस आती हैं। इसको कहते हैं निवर्तन, रिट्रीट होना। तो ये रिट्रीटिंग होने लगती है। तो रिट्रीटिंग कब स्टार्ट होगी? तो 21 जून तो यहां पर था। तो अगर 21 जून को यहां पर है तो जून के बाद अगर आप जाओगे तो जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, और अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर। तो ये आपका आ जाएगा 23 सितंबर, 23 सितंबर। तो सितंबर में सूर्य की किरणें देखो, ये आ गया सितंबर। तो सितंबर में सूर्य की किरणें फिर कहां पहुंच चुकी हैं? भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा से जैसे ही ये नीचे जाएंगी इस स्थिति को कहते हैं दक्षिणायन। तो क्या स्टार्ट हो जाता है? दक्षिणायन स्टार्ट हो जाता है। तो दक्षिणायन कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर से। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आ जाएगा? नवंबर। तो नवंबर के बाद ये सूर्य की किरणें पहुंच जाएंगी मकर रेखा पर, और नवंबर के बाद आएगा दिसंबर। कौन से दिसंबर में? 22 दिसंबर में।
तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं मकर रेखा पर। अब दिसंबर के बाद फिर ये ऊपर की ओर बढ़ेंगी। अब ये उत्तरायण नहीं हो रहा, ये फिर से निवर्तन हो रहा है, क्योंकि लौट कर गई वापिस आ रही भूमध्य रेखा की ओर, फिर से रिट्रीट स्टार्ट हो जाएगा। तो रिट्रीट कब स्टार्ट होगा विषुवत रेखा पर पहुंचने के लिए? तो दिसंबर के बाद जो मंथ आएंगे वो होगा जनवरी, और जनवरी के बाद आएगा फरवरी, और फरवरी के बाद पुनः पहुंच जाएंगी मार्च में विषुवत रेखा पर। तो ये कैलेंडर आपको याद होना चाहिए। तो पूरे 12 महीने का कैलेंडर आपको याद होना चाहिए कि सूर्य की किरणें कहां कहां पर है, क्योंकि आगे जाके जब हम तापमान और वर्षा का टॉपिक पढ़ेंगे इस कैलेंडर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पर भी आप समझ सकते हो। तो मार्च में यहां पर है, मार्च के बाद फिर अप्रैल, फिर मई और फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च। ऐसे करके पूरे का पूरा साइकिल चलता रहता है। इस टॉपिक को 2-4 बार हम बाद में फिर से रिपीट होगा। तो अभी तक के मोटा मोटा आइडिया आपको ये याद रखना है। तो जितना भी आज हमने पढ़ा है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि क्लाइमेट पूरे का पूरा जितने भी लोग क्लास को देखेंगे तो कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो ये क्लाइमेट है पूरे का पूरा समझने वाला टॉपिक है, बिना समझे ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई थ्योरी नहीं है जिसको आप रट सकते हो। तो ये समझने वाली चीजें हैं, तो समझ के ही आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। तो अगली क्लास के अंदर हम मध्य प्रदेश के तापमान की स्थिति को देखेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे तापमान, उसके बाद फिर वर्षा, फिर अगले जलवायु प्रदेश। इस तरीके से 3-4 क्लासों के अंदर हम पूरी जलवायु को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।